मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में आयुर्वेद की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि काशी जैसे स्थान का आपकी चिकित्सा दृष्टि और साधना में क्या योगदान रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। फिर मैं अपना परिचय आपको दे दूं जी। मैं प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी जी। पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में जी। और 1981 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा करने का मौका मिला। जी। और 81 से लेके 2022 तक 42 वर्ष तक का एक वर्ष मैंने यहाँ पे सेवा दी और 4 सत्र में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। मेरा मेन डिपार्टमेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जी, जो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में अंतर्गत आता है। जी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में 16 डिपार्टमेंट है, एक है विज्ञान का डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैं संकाय प्रमुख था जी 2003 वर्ष के लिए कोविड काल में। जी। फिर मैं 2022 में सेवानिवृत्त हो गया। तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि महामना के दृष्टिकोण से जी उनकी एक यूनिक दृष्टि थी, तभी काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। जी। और 1916 में स्थापना हुई। उसके पहले एनी बेसेंट कॉलेज हुआ करता था, स्कूल जी। रणवीर पाठशाला कमच्छा पे। तो एनी बेसेंट एक क्रिश्चियन लेडी थी और फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड की थी। उन्होंने संस्कृत के बढ़ावा के लिए एक यहाँ विद्यालय खोला था, रणवीर पाठशाला कमच्छा पे। तो अंग्रेजों का जमाना था, जब मालवीय जी इलाहाबाद से यहाँ आए तो उनको कहा कि कोई सोसाइटी हो पहले की, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी एनी बेसेंट जी। उसी के साथ टाई अप करके महामना ने इस यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की। जी ठीक है। तो अब परिकल्पना जब की तो उन्होंने पहले क्या किया कि ये सर्व विद्या की राजधानी, आप जी कुलगी जानते ही हैं, तो उसके लिए उन्होंने किया कि पहले एसवीडीवी की स्थापना की, संस्कृत और धर्म विद्या। पहला संकाय जो खुला, पहले संकाय नहीं कॉलेज हुआ करता, कॉलेज ऑफ एसवीडीवी खोला गया। उसके पहले उसी के साथ साथ 17 में सिरेमिक इंजीनियरिंग खोला। सिरेमिक इंजीनियरिंग मतलब जिसमें सब चीनी मिट्टी बनता है, जो चुनार में खिलौने बनते हैं, वही सिरेमिक इंजीनियरिंग है। तो बैंको बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज तो एसवीडीवी खोला, जिससे विज्ञान और अपना धर्म दोनों की शिक्षा शुरू हो उसी जमाने में। और एसवीडीवी में एक विभाग खोला आयुर्वेद का 1919 में। और उसके लिए अध्यापक उनके बहुत खासियत थी महामना की, बेस्ट टीचर ऑफ द कंट्री ले आते। तो इसके लिए भट्टाचार्य जी थे कलकत्ता से, आयुर्वेद के विद्वान थे, उनको बुला के ले आए। ही वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सेक्शन इन एसवीडीवी। वहां से शुरू हुआ पढ़ाई। तो आप समझिए कि उनकी धारणा अलग थी। वो कहते थे कि आयुर्वेद के लड़के को भी मॉडर्न मेडिसिन आनी चाहिए। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जो अप्रोच है, जिसके लिए आज इतना विरोध हो रहा है पूरे देश में, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद हो रहा है, और इसमें जो सरकार है वो चाह रही कि इंटीग्रेशन हो जाए। लेकिन ये दृष्टि महामना की 1919 में थी। उन्होंने एमबीबीएस, पीएचडी इन बॉटनी, पीएचडी इन केमिस्ट्री ऐसे लोगों को अपॉइंट किया कि आप लोग आयुर्वेद वालों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में विज्ञान है जी, वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद भी उसी पे है। लेकिन वो कौन पहचानेगा पौधा? तो पीएचडी इन बॉटनी, जो द्रव्यगुण विभाग बना बाद में, जो द्रव्यगुण गार्डन बना, तो कविराज प्रताप फार्मेसी बनाया, द्रव्यगुण गार्डन बनाया, रसशास्त्र बनाया, रस के लिए वो घाणेकर जी को बुला के लाए। फिर वर्मा जी आए, अस्पताल बनाए। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जो पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हुआ करता था जी, लेकिन उसका जो एमएस था वो एमबीबीएस एमडी था, और आयुर्वेद वाले वहां पढ़ते।
तो 1919 से लेके विकसित होता गया आयुर्वेद, अलग अलग डिग्रियां आती गई और 59 तक आयुर्वेद चला। फिर 59 में आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हुआ और 60 से एमबीबीएस शुरू हुआ। तो रूपा साहब आए, प्रोफेसर के एन रूपा। ही वॉज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एलोपैथी मेडिकल कॉलेज। वही ट्रांजिशन थे, उन्होंने ही बंद किया और उन्होंने ही खोला। आज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हम लोग कहते हैं फादर ऑफ आईएमएस, ही वाज द पर्सन। ये तो इतिहास है विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से जी। अब प्रश्न आता है कि इंटीग्रेशन की महामना को क्यों जरूरत पड़ी थी उस समय और आज उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो अर्वाचीन और प्राचीन का मिश्रण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, पहली बात जी। उसमें मतलब क्या कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर का स्थान नहीं था। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा विथ गुड नॉलेज ऑफ एलोपैथी। जी। अगला क्वेश्चन आपका शायद आवेगा कि एलोपैथी और आयुर्वेद में कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। जी। ये महामना की सोच है। जब तक दोनों का ज्ञान नहीं होगा आप सम्मान कैसे करेंगे। हम आयुर्वेद के हैं, आप मॉडर्न मेडिसिन। अनलेस एंड अनटिल वी नो ईच अदर, हाउ द कॉमन प्ले ग्राउंड होना चाहिए। फुटबॉल खेलना हमको, आपको ग्राउंड तो होना चाहिए ना। जी। हमको भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए रूल गेम का, तभी ना हो पाएगा। जी। तो ये उनकी सोच थी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था कि काशी की वैद्य परंपरा बहुत प्राचीन थी। काशी तो आप जानते हैं इट वाज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। देवदास धन्वंतरी यहीं आए, यहीं से फिर आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। देवदास धन्वंतरी मतलब आप समझिए कि जो वेद व्यास जो नॉलेज आया, पहले तो कोई किताब लिखी नहीं जाती थी। वेद श्रुति है, श्रुति परंपरा से है, उसी से आयुर्वेद भी निकला। वेद चारों वेदों का एक उपांग है आयुर्वेद। उपांग मतलब जो ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद तो पुराना सबसे हुआ, सबसे पुराना, सबसे अथर्ववेद हुआ ना। लास्ट में कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद से आयुर्वेद आया। इसलिए बहुत सी चीजें जो हैं आयुर्वेद में वेद से ही आई। कुछ रह गई, जैसे ज्योतिष रह गया, वहां वेद में ही रह गया, इसीलिए एसवीडीवी में ज्योतिष विभाग रहा। सांख्य रह गया, वही रह गया। इस प्रकार से खाली चिकित्सा का जो था, जो मटेरियल से संबंधित था, जड़ी बूटी, रस औषधि, पंचकर्म, ये सब जो कर्म थे, ये सब हमने चरक में वहां से उठाया, महर्षि चरक में। बकिया चीजें वही रह गई। इसीलिए आप देखिए जो सोवा रिप्पा है, जो तिब्बतन मेडिसिन है, उसमें ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों पढ़ाए जाते हैं। आयुर्वेद में नहीं पढ़ाया जाता, आयुर्वेद में ज्योतिष नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ आयुर्वेद पढ़ाते हैं। तो महर्षि चरक ने सिर्फ चिकित्सा मटेरियल संबंधित जो ज्ञान था उसको अलग कर दिया और नाम दे दिया आयुर्वेद। इसीलिए इसको हम लोग वेद का एक उपांग मानते हैं। नंबर 1। अब प्रासंगिकता क्या है? तो हम लोग भी मानते हैं कि 25 अंशों से मिलकर शरीर बना है, सांख्य की दृष्टि से। सांख्य की वही मानते हैं जी। आत्मा, मन, शरीर, इंद्रिय, ये चारों का जो समन्वय है वही जीव है। आत्मा निकाल दिए, सब खत्म। तो आत्मा कैन नॉट बी डिफाइंड बाय साइंस। वो ऐसी वाइटल एनर्जी है जिसको विज्ञान अभी नहीं समझ पाता। हम इसको एज ए बायोकेमिस्ट जब हम बात करते हैं तो हम ये समझाते हैं कि जैसे 0 वाट का बल्ब है तो थोड़ा सा दिखेगा, 25 वाट का लगाएंगे थोड़ा अधिक दिखेगा, 100 वाट लगाएंगे और ज्यादा दिखेगा। तो विज्ञान अभी ग्रो कर रहा है। अपना वेद ऑलरेडी ग्रोन अप है, मतलब उसका ज्ञान अथाह है। लेकिन चूंकि आपका बल्ब कमजोर है, उसका पावर कमजोर है, तो आप उसको सुपरस्टिशन नहीं कह सकते। यू हैव टू रिस्पेक्ट वैदिक नॉलेज। टुडे यू आर थिंकिंग इट इज ए सुपरस्टिशन, टुमारो यू विल से इट इज ट्रूथ। जी। तो इसलिए इस किसी भी चीज को नकार मत दीजिए अगर आज आप प्रूव नहीं कर पा रहे। हो सकता है 100 साल बाद प्रूव कर। मैं भी बताऊंगा आपको इसका एग्जाम्पल देके।
ये हमारा इतिहास था आयुर्वेद के यूनिकनेस का विश्वविद्यालय के संदर्भ। अब मैं काशी पे आता हूँ। जी वैद्य परंपरा जो है, यहाँ पे बहुत लोग आए, क्योंकि शंकराचार्य जैसे आए, मंडन में से डिस्कशन किए, तभी आर्य शंकराचार्य बने। जी जब तक आप काशी की मोहर नहीं लगेगी तब तक आप तब तक आप विद्वान नहीं हो कहीं भी विद्वान है, यहाँ शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बंग व्यवस्था थी जो मालवीय जी ले आए थे, कलकत्ता वाली। एक पंजाब की व्यवस्था आई, नागार्जुन वाली, नागार्जुन ने वो अर्जुन विद्यालय कबीरचौरा में बना। एक महाराष्ट्र की पद्धति आई जी जो घाट है वहाँ बुलनाला पे, महाराष्ट्री लोगों का पूरा एरिया है, वहां पे तो 3 कल्चर आए, मराठी कल्चर, पंजाबी कल्चर और बंगाली कल्चर। जी तीनों के वैद्य विद्वान यहाँ पे आए, और उसी पीढ़ी परंपरा के मराठी वाले के केसी चुनेकर जी थे यहाँ, जो द्रविड़ के हेड भी थे, उनको पद्मश्री भी मिला उसी परंपरा के आते। जी अब आप समझिए कि जो वैद्य थे मालवीय जी के टाइम में, और सत्यनारायण शास्त्री जी जो थे, जिनको पद्म भूषण भी मिला, वो यहाँ प्रिंसिपल भी थे 1931 से 1935 तक। वो बंगाल परंपरा के थे। तो ये लोग ऐसे विद्वान थे जो नाड़ी इनकी पकड़ थी। तो जो महाराष्ट्र पद्धति वाले, उनका नाम उनको ध्यान नहीं आ रहा है, और चौखंबा एरिया जो, वो देख के बता देते थे कितना देर तक आदमी जिंदा रहेगा। अच्छा चंदन का टीका लगा दिया, कितने देर में सूख रहा है, कितने देर में गीला हो रहा है, क्योंकि अंदर हीट होती है, उसको देख के बता देते थे। और अगर कोई आदमी पर्दे में है तो धागा बांध के नाड़ी को एसेस कर ले। ये सब परंपराएं जो नाड़ी विज्ञान आप कह रहे हैं, नाड़ी 3 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है, हम लोग इसको हार्ट बीट से जानते हैं, मॉडर्न फिजियोलॉजी वाले। हार्ट चलता है, नाड़ी चलती है। लेकिन आयुर्वेद में हार्ट किस प्रकार से चलता है, या मॉडर्न वाले का नंबर देखते हैं, पल्स कितना है, 36 72 नॉर्मल होता है, अधिक है तो मतलब बुखार है, कम है तो मतलब गड़बड़ है। तो लेकिन आयुर्वेद वाले उसकी क्वालिटी भी देखते हैं, सांप की तरह चल रहा है कि मेढक की तरह चल रहा है, कैसे चल रहा है, दिस इज द वे। तो ये डिफरेंस ये। तो नाड़ी विज्ञान एक अलग पूरा नॉलेज है जो लुप्त हो गया है। जी बहुत कम वैद्य हैं अब जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर से उभारने की जरूरत। अब हम आपको ले आएंगे अपने बंगाल परंपरा पे जो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक और बता दें, अर्जुनानंद कॉलेज जो था कबीर चौरा में जी, वो पंजाब परंपरा थी। इसी के थे वैद्य देवेंद्र तिगुणा के पिताजी। देवेंद्र तिगुणा अभी पद्म भूषण है, के पिताजी बृहस्पति देव तिगुणा बहुत बड़े वैद्य थे जो दिल्ली में थे जी। वो हमारे स्कूल के काउंसलर भी हुए थे बीएचयू में कई वर्षों तक। अभी जो आयुर्वेदिक कॉलेज खुला है उसको खोलने में जो मुरलीधर जोशी जी जब मंत्री थे, वो काउंसलर थे, उन लोगों का बड़ा योगदान। बीच में बंद हो गया था, बताया ना आपको, 59-60 में बंद हो गया, फिर 2000 में खुला। ये 40 साल का जो समय था, आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं था यहाँ, खाली एमडी इन आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये तो हमारी परंपरा हो गई। तो काशी की वैद्य परंपरा की बात करें 2 मिनट। तो वैद्य परंपरा में तीनों परंपरा बता दिया। बंगाल परंपरा में जो है वो बीएचयू क्या पूरा चला जी। तो पहले डिग्री थी वो आयुर्वेदाचार्य मिला करती थी। 1919 से जब बताया था एसबीटी में था 1927 तक। फिर इस डिग्री को बदला गया क्योंकि मॉडर्न को इन्वॉल्व करना था महामना को। उसमें बॉटनी के, केमिस्ट्री के टीचर आ गए थे। इन लोग आयुर्वेदाचार्य वालों को भागे जी। एमबीबीएस वाले अस्पताल खुल रहा था, 25 में अस्पताल खुला 1925 में जी। वर्मा जी आए, तब डिग्री बदली गई, एएमएस किया गया, आयुर्वेदिक डिग्री को पहुंच गया। तो फर्स्ट बैच ऑफ एएमएस ब्रिजमोहन दीक्षित जो विश्वनाथ मंदिर धाम बना है जी, गली थी, वहां उनकी क्लिनिक खुली।
और फर्स्ट बैच के ही थे यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फर्स्ट का चिकित्सा विभाग है, ये बताया ना 16 विभाग यहाँ पे है जी। तो ये इंडियन मेडिसिन जो मॉडर्न का मेडिसिन है, जो आयुर्वेद का काया चिकित्सा, उसके जो हेड हुए थे फर्स्ट पंडित यदुनंदन उपाध्याय, वो उसी एएमएस के फर्स्ट बैच के जी। और लास्ट बैच जो 1927 में एडमिशन खत्म हुआ, वो हमारे बाबा पंडित देवदत्त शास्त्री, ही वॉज द लास्ट बैच आयुर्वेदाचार्य। और फर्स्ट बैच आयुर्वेदाचार्य जो थे पंडित विश्वनाथ द्विवेदी, जिनके परंपरा में वो द्रविड़ों के प्रोफेसर थे, यहाँ से चले गए जामनगर। तो फर्स्ट बैच आयुर्वेदाचार्य विश्वनाथ द्विवेदी, लास्ट बैच आयुर्वेदाचार्य हमारे ग्रैंडफादर। तो हम लोग की भी परंपरा जो है चल रही है अभी तक, 5 पुष्ट से चल रही है आयुर्वेद की। हम विज्ञान के हो गए, हमारा बेटा एलोपैथी कर लिया, वो एसोसिएट प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी। हमारे पिताजी आयुर्वेद के थे, वो भी संख्यात्मक थे, प्रोफेसर नारायण। उनके पिताजी जो हमारे बाबा देवदत्त शास्त्री जी, वो भी आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन वो बीएचयू में नौकरी नहीं किए, वो सत्यनारायण शास्त्री के शिष्य थे। पहले ना शिष्य परंपरा चलती थी, लोग गुरुकुल परंपरा थी, उनके घर रह के पढ़ते थे। बीएचयू में तो पढ़े, लेकिन रहते थे उनके घर, उनका दवाखाना चलाते थे। और ये बनारस स्टेट हुआ करती थी, अच्छा, किंगडम, जो रामनगर का किला है उसी के अंतर्गत बनारस, चकिया, ज्ञानपुर, ये सब तहसील हुआ करती थी। हम लोग के राजा हुआ, तो राजा मतलब राज्यवेद भी चाहिए, मंत्री होगा, राज्यवेद होगा, कोषाध्यक्ष होगा। तो आदित्य नारायण शास्त्री जो थे राजा जी, 1949 में तो खत्म हो गया, पृथ्वी पर आ गया, उसके पहले वो राजा थे। उनके पिताजी प्रभु नारायण, जिन्होंने पूरी जमीन दी मालवीय जी को, राज्य विश्वविद्यालय बना है, उन्हीं का राज्य था, दे दिया कि जहां तक दिख रहा है तुम्हारा है, बाउंड्री बना लो, बना दिए। तो इस प्रकार से पंडित देवदत्त शास्त्री जो थे, वो सत्यनारायण शास्त्री से आदित्य नारायण महाराज कहते हमको एक वैद्य चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इन्हीं के लिए। तो हमारे बाबा जो है वो राज्य वैद्य 1935 से लेके 1947, अच्छा, जब राज्य खत्म हुआ, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ, सब स्टेट मर्ज की गई, पटेल जी ने मर्ज किया, इन लोगों को फ्री पर्स मिल गया जी, जितने अधिकारी थे सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के। तो बाबा हमारे गांव चले गए, पिताजी आ गए थे। वो तब आयुर्वेदाचार्य एएमएस, फिर नई डिग्री बनी एबीएमएस। तो एबीएमएस फर्स्ट बैच हमारे पिताजी प्रोफेसर नारायण, जो फिर वो 91 में उनका स्वर्गवास हुआ। He served this university as a professor of काया चिकित्सा and as a dean faculty of आयुर्वेद। फिर हम आ गए, हम आयुर्वेद नहीं पढ़े, हम आयुर्वेद वालों को विज्ञान पढ़ाने के लिए एमएससी बायोकेमिस्ट्री, ये परंपरा हमारी चाहिए। अब आपका जो अगला प्रश्न ये है कि भूत विद्या के बारे में कुछ आप कह रहे हैं। तो शिक्षा की जो बात अगर की जाए तो अष्टांग आयुर्वेद, देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद जी। काया चिकित्सा है, शल्य है, शालाक्य है, प्रसूति है, बाल रोग है, इस तरह से कई बने, लेकिन जो मुख्य हैं 8 ब्रांचेस। 8 में एक गृह विद्या है जिसको भूत विद्या कहते हैं, एक फोरेंसिक मेडिसिन है जिसको आगत तंत्र कहते हैं जी। इसी प्रकार से 8 हैं। तो जो 3 ब्रांचेस हैं, रसायन विज्ञान, वाजीकरण विज्ञान और भूत विद्या विज्ञान, ये तीनों विकसित नहीं हुआ इंडिया में। अच्छा। और 5 डिपार्टमेंट जो थे, जो काया चिकित्सा था, जो मेडिसिन था, शल्य था, जो सर्जरी था, प्रसूति जो गायनी थी, शालाक ईएनटी था, ये सब विकसित हो गया। आगत तंत्र फोरेंसिक मेडिसिन, जो सांप को काट लेते थे, वो एक अलग ब्रांच है। तो अष्टांग आयुर्वेद में 5 ब्रांचों का विकास हुआ इंडिया में। उसका कारण ये था कि जब अंग्रेजों से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हम लोग उनके पिछलग्गू थे। तो जो अंग्रेज कर रहे थे एलोपैथी में, हम लोग उन्हीं की नकल कर जी। समझे नहीं कि बिना अकल के नकल करेंगे तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल मैन, बड़ा बड़ा हो जाएंगे। इसीलिए आज झगड़ा है, आज जो द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि हमने उनकी नकल की,
वो आगे थे ही, एलोपैथी वाला एडवांस, जी। वो तो ब्रिटिशर्स का था, वो तो बहुत डेवलप थे, वो उनके पिछड़ग्गू के रूप में आप आ गए। अब आप कहते हैं कि हमको उनके बराबर कर, तो कहते हैं कि तुम तुमसे छोटे हो, कैसे बराबर कर। अगर पहले से सुपीरियरिटी बनाए रहते आप जी तो आज वो आपसे ये न कहते कि तुम हमसे छोटे हो, आप यहाँ सीखने आते। जी तो अदूरदर्शिता जो थी हमारे पॉलिसी मेकर्स की, वही आज कारण झगड़ा हो रहा है। तो अष्टांग आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत है, मुख्य प्रयोजन क्या आयुर्वेद का है, किसी ने आपको बताया? आप बता देते तो दर्शकों को। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकास प्रसन्नम छ। स्वस्थ आदमी स्वस्थ बना रहे और रोगी की चिकित्सा हो। अब समाज में 90% आदमी स्वस्थ है, वो कभी डॉक्टर के नहीं जाते जी वो अपने जीवन काल में रहते हैं, जो उनको कल्चर से मिला है उस हिसाब से रह रहे हैं जी और स्वस्थ है। कभी रोग हो गया तो वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो 10% आदमी जाता है। तो आयुर्वेद इसलिए नहीं बना था कि 10% आदमी की चिकित्सा करे। अस्पताल कौन जाएगा? जो बीमार रहे, जो रोगी रहेगा। जी। रोगी 10% है और समाज उसकी चिंता कौन करेगा? आयुर्वेद। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण जो है वो 90% लोगों के लिए था, और उन्हीं के लिए 3 ब्रांचेस, रसायन विज्ञान, वाजीकरण विज्ञान, बुद्धि। इस तीनों को तो छोड़ दिया आपने जी और आप चिकित्सा में लग गए। अब चिकित्सा में आप एलोपैथी से कंपीट करने लगे, बात पिछड़ गए। 10% आदमी के लिए आप पूरी अपनी ताकत लगा दी जी और जो 90% आदमी थे जिनको लिए वो सब छोड़ दिए थे, एलोपैथी वालों को कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। जी वो कहते हैं भाई डॉक्टर हम हैं, रोगी आएगा तो चिकित्सा करेंगे, स्वस्थ आदमी की हमसे क्या मतलब। मेरे यहाँ ये नहीं था, स्वस्थ आदमी स्वस्थ बना रहे। जी अब ये 3 ब्रांचेस क्या है? रसायन क्या है? एंटी एजिंग हम लोग कहते हैं आजकल। जरा व्याधि, जरा को भी हम लोग व्याधि की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से उसका शुरू हो जाता है जरा क्षरण होने लगेगा। जी 100 साल तक के हम लोग उम्र मानते हैं, उसके बाद उसका मृत्यु काल हो जाएगा। तो वो क्षरण समय से हो, जल्दी ना हो जाए। जी तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए रसायन का प्रयोग होना चाहिए। हमारे 8 धातुएं हैं, रस रक्त मेष मान मज्जा अश्वत्थ। सब धातुओं का ठीक से पोषण हो, जी ये रसायन का कार्य। तो रसायन खाली औषधि नहीं है, आहार रसायन है, जी व्यवहार रसायन है, दवाई रसायन है, आहार व्यवहार दवा सब मिला के तो रसायन इज ए बिग ब्रांच। अगर आप रसायन को ठीक से समाज में उतार दें तो रोगी होगा ही नहीं। 90% आदमी 100 साल तक जिएगा। हम लोग कहते हैं कि दीर्घायु हो, खूब जिया जिया, आशीर्वाद देते हैं। व्हाट डू मीन बाय दीर्घायु? कभी सोचा आपने? जिसकी सभी ज्ञानेंद्रियां 100 वर्ष तक एक्टिव हो, फुली एक्टिव, वो स्वस्थ आदमी। अब रोगी हो गए, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, चश्मा लगा दिए, सब अंग भंग हो गया। अब हम क्या हैं 100 साल तक जी के क्या करेंगे? आई हैव नो वैल्यू के साथ 100 ईयर्स की लाइफ, इसकी अवधारणा आयुर्वेद में थी। सतम जीवे सुखम जीवे, तो जो सतम और सुखम है, सुख के साथ 100 वर्ष तक जीना। सुख मतलब सब ज्ञानेंद्रियां, शरीर, मन और आत्मा, इसका जो बैलेंस है पूरा 100 साल तक बना रहे। आत्मा तो रहेगी तभी तो जीवन है, लेकिन ये ज्ञानेंद्रिया और शरीर और मन, ये तीनों अगर इधर बिगड़ हो गया तो फिर कैसे कंट्रोल हो? अब मन की बात करें। अच्छा, पहले तो रसायन हो गया, अब वाजीकरण। आपकी इच्छाएं हैं, लोकेशना है, धनेशना है, जितनी ऐषणाएं हैं वो सब आपके शरीर से होनी जी। तो उसमें जो आपका जो प्रोजनी है वो ठीक से चले, स्वस्थ बच्चा हो, उसका मानसिक शारीरिक विकास अच्छा हो, इसलिए वाजीकरण ब्रांच दिया। वाजीकरण को हम लोगों ने मैजिक रेमेडी एक्ट में डाल दिया। मैजिक रेमेडी एक्ट मतलब होता है यू कैन नॉट एडवर्टाइज इट। जो आप लिख देंगे वाजीकरण, आपको जेल हो जाएगी, क्लिनिक आपकी बंद हो जाएगी। ये अंग्रेजों का था। आपको वाजीकरण, जब आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद का एक ब्रांच है, यू शुड हैव डिफाइंड इट। व्हाट इज वाजीकरण, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या लिमिटेशंस है। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है।
इसको जी। विज्ञान के रूप में स्टैब्लिश नहीं किया हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद। अब वो मैजिक रेमेडी एक्ट में आ गया। जैसे झाड़ू फाड़ू नहीं करते वो जी, जी, जी। लोग, ओझा लोग, वो तो गलत है। अब वाजीकरण को आपने गलत में डाल दिया, गलत बात है। तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एक्चुअल आयुर्वेदा by the policy makers of the country has ruined the Ayurveda in this country. As a dean मैं बता रहा हूँ, जो मैंने 43 साल नौकरी की विश्वविद्यालय में जो मैंने अनुभव किया, that is the problem. दूसरा इंपॉर्टेंट बात था, रसायन हो गया, वाजीकरण हो गया, भूत विद्या आपने पूछा था। भूत विद्या जो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, मानसिक, लोग कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से आप बैलेंस होने चाहिए। मन इज ए सुपर कंप्यूटर ऑफ योर बॉडी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर मन, एंड मन इज कंट्रोल्ड बाय योर ज्ञानेंद्रिय। इंद्रिय से दिमाग, दिमाग से मन चंचल होता है। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा हमेशा सच बोलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, वो धोखाधड़ी नहीं जानती। लेकिन मन गुणागणित करता है, कैसे आगे बढ़े, कैसे इनका ले लें, कैसे अपना दे दें, जो भी आप है। तो मन जो है इसको कंट्रोल कम करता है। बुद्धि, बुद्धि कहां से आई? जो आपका सेंस ऑर्गन्स है, दिमाग से। और आप देखिए, मैं इसके पीछे बायोकेमिस्ट्री बता देता हूं, जो कोई नहीं बताएगा। ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक है। हाइपोथैलेमस इज नर्वस पार्ट है, नर्व जो कनेक्ट है हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से। क्या सूंघ रहे हैं, क्या देख, अभी देखिए आप जाइए, कोई अच्छा समोसा देसी घी का बनता है, आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि वो घ्राण तंत्र से आपको मैसेज गया, आपकी अग्नि बढ़ गई, कनेक्ट है जी। आपका मन जो है ज्ञानेंद्रियों से हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। वो रिलीजिंग हार्मोन जो है एक मास्टर ग्लैंड है, उसको पिट्यूटरी कहते हैं, और पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे शरीर के ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं जी। तो जैसा कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा शरीर, तो कैसा कनेक्टेड है। अब अन्न को प्रूफ करते जा रहे हैं उस चीज, पेट से आपको जोड़ दिया दिमाग, और दिमाग को जोड़ दिया सेंस ऑर्गन से जी। अब कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, वैसी रंगत। तो संगत कैसे हुआ? संगत मतलब इन्वायरमेंट वेयर यू लिव, तो वेयर यू आर लिविंग दैट इज योर सेंस ऑर्गन जी, व्हिच इज परसीविंग। आप गुंडा के साथ रह रहे हैं तो आपका मन गुंडा जैसा बन रहा है, सन्यासी के साथ रह रहे हैं सन्यासी से बन रहा है। द वे यू आर born and brought up, what you are eating, how you are behaving, everything is connected with your। तो इस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री के दृष्टि से देखा जाए तो जो रिलीजिंग हार्मोन्स थे ब्रेन में जी, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने पूरे शरीर के जितने अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसको एंडोक्रिन ग्लैंड कहते हैं, उनको कंट्रोल किया। और एंडोक्रिन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, जितने हार्मोन्स हैं, वो पूरे शरीर की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। आपकी फिजियोलॉजी, क्रियाशाली, जब तक क्रिया आपकी नॉर्मल है तब आप स्वस्थ हैं जी, और क्रिया एबनॉर्मल हुई तो आप रोगी हो गए। आप समझ गए जी। तो जो रोग है और स्वस्थ है, स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षण जो बोला, वो क्रिया को जब तक आप बैलेंस बनाए रखेंगे जी, तब तक आप नॉर्मल है जी। नहीं तो वात पित्त कफ, आयुर्वेद ने क्या किया कि रोगों का वर्णन कफ निकल जी। इम्बैलेंस ऑफ वाता पित्ता एंड कफा इज द कॉज ऑफ डिजीज, एंड दिस इम्बैलेंस इज रिलेटेड टू योर नॉर्मल फिजियोलॉजी जी। जैसे एज आई टोल्ड यू, नॉर्मल फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू योर एंडोक्रिन सिस्टम, एंड एंडोक्रिन सिस्टम इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। तो मन जो है, मन के रोग के लिए भूत विद्या आया है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको पहले ये खराब होता है, फिर ये खराब होता है। साइकोसोमैटिक, सोमैटिक मतलब बॉडी, साइको मतलब मन। तो मन और शरीर का संबंध तो आप जानते हैं, वेद में भी लिखा है, हर जगह लिखा है। आयुर्वेद ने इसको वैज्ञानिक रूप से पहले ही कह दिया, अब हम लोग उसको प्रूव कर रहे हैं। वी आर प्रूविंग इट बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो अब आप समझिए कि जो भूत विद्या वर्ड है, ये भूत विद्या वो झाड़ फोड़ने वाला नहीं था। इट वाज वेरी साइंटिफिक। मीनिंग लोग गलत कर दिए, मीनिंग गलत कर दिए, डिफाइन गलत कर दिए, यही नहीं डिफाइन।
रसायनबाजी में भूत विद्या को छोड़ दिया ना। अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो लोग हमारे लोग किसी मजाक उड़ा रहे हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। नहीं, ये हमारा नॉलेज है, आई विल प्रैक्टिस इट। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अभी जब हम डीन थे मैंने इसकी शुरुआत करी, भूत विद्या रसायनबाजी का 3 सेक्शंस मैंने स्टैब्लिश किए, एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव कराया, सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया। इसीलिए आज आप जो भूत विद्या पूछ रहे हैं, विश्वविद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जहां पे ये तीनों कोर्स एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव। इट इज बिकॉज ऑफ मी जी। क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि अष्टांग आयुर्वेद डेवलप ही नहीं हुआ। और जब महामना ने इंटीग्रेशन 1919 में किया तो उस परंपरा को बीचू अगर नहीं करेगा, लीड नहीं लेगा, कौन लीड ले सकता है? किसकी शक्ति है? महामना की सोच से तब ने इंटीग्रेशन किए। आज पूरा वर्ल्ड कह रहा है करो करो, WHO भी कह रहा है करो करो जी। तो ये सोच और शक्ति तो होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय को ने लीड लिया, एकेडमिक काउंसिल ने पास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अभी तक एक्चुअली हो नहीं पाया क्योंकि हमारे बाद जो डीन्स आए उसको उन लोगों ने उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, डर गए लोग। डरना नहीं ना है, नहीं। जब वेद चरक में लिखा है अष्टांग आयुर्वेद तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम अब लेकिन पार्लियामेंट में अभी 2022 में ये पास हो गया, ये तीनों शब्द आ गया, भूत विद्या, रसायन विज्ञान और बाजी। अब तीनों की ओपीडी चल रही है यहाँ पे BHU में इवनिंग ओपीडी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आज ये जैसे बीज है, कल वृक्ष बन जाएगा। आज 50 साल बाद हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग देखिएगा, इसकी पढ़ाई होगी, इसमें लोग MD करेंगे और इससे लोग सेवा करेंगे क्योंकि बीज डाल दिया गया। तो भूत विद्या इज नॉट ए घोस्ट, नंबर 1, इट इज ए प्योरली साइंटिफिक एंड इट इज ए साइकेट्री एंड साइकोलॉजी कंबाइंड। व्हाट इज द डिफरेंस इन साइकेट्री एंड साइकोलॉजी? साइकोलॉजी सोशल साइंस फैकल्टी में है, साइकेट्री मेडिकल। मेरे यहाँ दोनों को मिला के भूत विद्या बनाया। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी क्या है? नॉर्मल आदमी की साइकोलॉजी है, मन से तामसिक गुण है, सात्विक गुण, राशिक गुण है। लेकिन जब ये बढ़ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। जब पागल होंगे तो पागल के अस्पताल में जाएंगे। अस्पताल में जाने के पहले जो परिस्थिति है ये सोशल साइंस में, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट ट्रीटिंग द सोसाइटी। काम उनका होना चाहिए लेकिन तो खाली साइंस पढ़ रहे हैं जी। प्रैक्टिकल तो आयुर्वेद में था। सो वी शुड हैव टेकन द लीड ऑफ एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम of 90% people of the society। जो सोशियोलॉजी के फैकल्टी के, सोशल साइंस के, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का काम था जी, वो नहीं कर पाए। और साइकेट्री वाले का जब पागल हो गए तो देखेंगे, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो भूत विद्या was meant to address mental thought of normal person, यही भूत विद्या है। गुरुदेव, आगे मैं जानना आपसे चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा भी था कि आयुर्वेद और एलोपैथी को विरोधी के बजाय पूरक कैसे माना जा सकता? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। देखिए, रोग के कारण क्या क्या है पहले ये जानना जी। देयर आर 3 कॉजेस डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। पहला कहा प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या होता है? मन और आत्मा के द्वंद्व को प्रज्ञापराध। जैसे मैंने कहा कि आत्मा तो शुद्ध है, कभी गलत राय नहीं देगी, मन जो है चंचल है, हमेशा गलत काम कराता है। तो आत्मा कह रही है मत करो और मन कह रहा है कर दो। तो ये जो द्वंद्व हुआ ये प्रज्ञापराध होता। आपने कर तो दिया लेकिन आपकी आत्मा आपको धिक्कार रही है, यू हैव डन रॉन्ग थिंग, वो रोग का कारण हो जाए। दूसरा कारण क्या है? सीजन का जी। जाड़ा में आए, लू लग गया, गर्मी में लू लग गया, जाड़े में ठंडक लग गई, बरसात में इन्फेक्शन हो गया, तो ये कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, ये इन्वायरमेंटल। तीसरा जो है एक्सेस यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जो 5 सेंस ऑर्गन्स है अगर ज्यादा यूज करेंगे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तो रोग हो जाएगा। अति संयोग ऑफ इंद्रिय और इसका सब्जेक्ट। जो 24 है ना, तो 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट्स हैं, 5 + 10। जैसे नाक है तो नाक का गंध है, मिला के 25 हुआ है आत्मा को लेकर। तो ये जो एक्सेस यूज, पंचतन्मात्रा, हाँ, एक्सेस यूज
of your sense organs with their subjects is a cause of disease. जी Pragyaparat is another cause of disease. And environmental changes, there are 3 causes of disease. एलोपैथी क्यों इतना सक्सेस हुआ? समझिए आप, सिम्टम मैनेजमेंट, आपको बुखार आया मैंने मेटासिन दे दिया, जी आपको कुछ हुआ मैंने स्टेरॉइड दे दिया, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दे दिया। पहले पेंसिलिन आई जब, तब एलोपैथिक बढ़ा। जी पहला एंटीबायोटिक पेंसिलिन आया, तो वो मेरे पास नहीं था। और सर्जरी, शल्य चिकित्सा थी मेरे पास, लेकिन इक्विपमेंट पुराने हो गए। जी उसी इक्विपमेंट को इन लोगों ने मॉडर्नाइज कर दिया। तो सर्जरी इज द फर्स्ट लाइन फॉर द एलोपैथी। जी और उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स जो मेरे पास नहीं, फिर इंट्रावेनस आईवी मेरे पास नहीं, हमारे यहाँ इंजेक्शन था ही नहीं। जी इंजेक्शन ये लोग ले आए, टैबलेट की जगह गोली तो थी, काढ़ा था, इंजेक्शन नहीं था। इंजेक्शन में मेरे यहाँ इंट्रावेनस तो था ही नहीं। तो ये जो चीजें थी ये एलोपैथी में आई। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एलोपैथी एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा, यू शुड नो। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ जाए तो एक दूसरे के पूरक हो जाए। जी अभी क्या हो रहा है कि इंफेक्शियस डिजीज कम हो गए क्योंकि सैनिटेशन अच्छा हो गया, पर्यावरण अच्छा हो रहा है। तो अब वो जो रोग थे पर्यावरण वाले, अब हम एसी में रह रहे हैं, लू नहीं लग रहा है। ये पहले कहाँ था? नहीं था। मड़ई में रहते थे, लू लग जाती थी। पानी गंदा पी रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब वो सब खत्म हो गया। अब क्या से रोग हो रहे हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर, आप समझिए। ये सब जो रोग हैं ये कम्युनिकेबल नहीं है। कम्युनिकेबल मतलब जो इन्फेक्शन से होता है, जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, तो वो रोग तो कम हो गया पूरे विश्व में। अमेरिका में होता ही नहीं किसी का पेट। अच्छा, वहां अमीबियासिस होती नहीं, क्योंकि अमीबा यही पानी में होता है, पानी गंदा यही का है। तो पोखरा का पानी पिएंगे और गंदा प्रदूषित है, उसका पानी पी लेंगे, गंदा रोग होने का चांस है। इसलिए क्लीन नीडलेस बहुत जरूरी है। तो एलोपैथी इज सक्सेसफुल इन 3 सब्जेक्ट: सर्जरी, infectious diseases and ये सिम्टम मैनेजमेंट। और आयुर्वेद जो है नॉन कन्वेंशनल। अगर आपको मान लीजिए कि हार्ट डिजीज हो रहा है तो कैसे ठीक होगा? खान पान बदलेंगे, लाइफ स्टाइल बदलेंगे। इस आयुर्वेद में लिखा हुआ था। मन से रोग था, मन ठीक करेंगे, भूत विद्या लगाएंगे, लगाएंगे, रसायन लगाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, और आज इसी की जरूरत है। आज क्यों पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि आयुर्वेद आ, क्योंकि एनसीडीज, उसको नॉन कम्युनिकेबल एनसीडी कहते हैं। ये रोग जो है, जो इन्फेक्शन से नहीं हो रहे हैं, नॉन इन्फेक्शस है, वही बढ़ रहे हैं। कैंसर बढ़ रहा है, तो कैंसर ठीक करने के लिए क्या चाहिए? आप रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब आयुर्वेद का पार्ट है जी। तो बस एलोपैथी से आप चिकित्सा करिए। कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी करो, लेकिन उसके अलावा जब शरीर का क्षय हो रहा है उसको आयुर्वेद से रोको। हमारे पास कोई दवाई नहीं है रोकने की, खाली विटामिन से तो रुकेगा नहीं। दिनचर्या उसको ठीक कर दो और कैंसर का इलाज कर लो, दोनों पूरक हो गए। दैट इज द मेन क्रक्स व्हाट इज ऑफ योर क्वेश्चन। गुरुदेव, आयुर्वेदिक दवाओं की वैधता को स्थापित करने में कौन से कदम जरूरी है? देखिए, इसको हम कहते हैं रिवर्स फार्माकोलॉजी जी। मॉडर्न मेडिसिन में जो दवा निकाली जाती है, पहले एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हम लोग, फिर मॉलिक्यूल को कोशिकाओं पे टेस्ट करते हैं, फिर चूहे पे टेस्ट करते हैं, फिर बंदर पे टेस्ट करते हैं, फिर आदमी पे टेस्ट करते हैं। 12-14 साल लग जाते हैं एक दवा बनने में जी। और करोड़ों रुपया खर्च होता है, इसलिए दवा बहुत महंगी आती है। तो पहले एलोपैथी दवा आती है, कैंसर की दवाई आएगी, 40,000 की एक डोज आएगी, 50,000 की एक डोज आएगी। धीरे धीरे भी उसका दाम घटता है क्योंकि कंपनी ने खर्च किया है जी। आयुर्वेद में क्या है कि हम काढ़ा आपको हजारों साल से पिला रहे हैं, तो हमको क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी गिविंग टू द ह्यूमन बीइंग। त्रिफला आपको खिला रहे हैं हम। अब मॉडर्न मेडिसिन में तो उसका मॉलिक्यूल आपको डायरेक्ट नहीं खिला सकते हैं, भाई पता नहीं खिलाएं जहर होता जी, पहले टेस्ट करते हैं एनिमल में। और यहाँ पे त्रिफला आपको खिला रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं हजारों साल से, मुझे कोई रिस्क नहीं है। तो इसको रिवर्स फार्माकोलॉजी।
फ्रॉम ह्यूमन टू सेल कल्चर। सेल कल्चर क्यों? मैकेनिज्म बताने की। अब जैसे हल्दी है, अब दाल में हल्दी आप हजारों साल से खा रहे हैं। जी। अब पता चला कि हल्दी इज एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी इज एंटी कैंसर। वो हम लोग जब रिसर्च किए तो टर्मरिक कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका मॉलिक्यूल है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन इज द वन ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल विच इज एंटी कैंसर। हमने बता दिया। जी। अगर मॉडर्न मेडिसिन में कहते पहले कर्क्यूमिन खोजे होते, फिर उसका ट्रायल किए होते। अभी क्या है कि हल्दी खा रहे हो, अब हमने बता दिया कि और हल्दी खाओ। अब हरिद्रा खंड खा दिए। गोल्डन मिल्क कितना पॉपुलर हुआ था कोई टाइम में, दूध में हल्दी मिला के पीने को। पहले से था, चूंकि हमने जो अध्ययन किया तो पाया कि ये एंटी कोविड है, मैंने तुरंत कह दिया कि शुरू कर दो। आप समझे कि नहीं? जी जी। तो ये एक तरह का वैज्ञानिकीकरण हुआ। तो रिवर्स फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो उन दवाओं का जो हजारों साल से आयुर्वेद में यूज हो रहे। यही विज्ञान, इसी से प्रूव हो जाए। पूरा विश्व मान रहा है। जी। नीम हम लोग पहले देते थे, एजारेक्टिन उसका कंपाउंड है। सदाबहार हजारों साल लोग खा रहे हैं, विनका रोजिया कहते हैं, विनक्रिस्टिन उसका एक्टिव कंपाउंड है जो एंटी कैंसर है। जी। तो ये सब जो चीजें निकाले हम लोग, प्लांट में था, पर भांग खाते थे, भांग का जो एक्टिव कंपाउंड था वो हम लोग बता दिए, वो साइकोट्रॉपिक है, न्यूट्रॉपिक है। तो भांग कितने साल से लोग खा रहे हैं, शंकर जी के समय से चल रहा है। भांग के गुण थे, लेकिन किस कारण से वो गुण था जी वो नहीं पता था, वो अब हम लोगों ने बता दिया। यही वैज्ञानिकीकरण। एज ए बायोकेमिस्ट हम लोग उसी को प्रयोग करते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। जैसे बुखार है, गुरुच का काढ़ा पिलाते हैं। अब गुरुच इज एंटीपायरेटिक, और एलोपैथी में क्या है, पैरासिटामॉल। पैरासिटामॉल का मैकेनिज्म पता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से वो रोक के ये बुखार ठीक करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गुरुच का एक्सट्रैक्ट लिए, उसका प्रोस्टाग्लैंडिन पर प्रभाव देखें, अगर आ गया तो हमने कह दिया कि गुरुच भी प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह काम कर रहा है। हो गया आयुर्वेद। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस इन आयुर्वेद एंड एलोपैथी? यहाँ काढ़ा पिला रहे हैं तो सैकड़ों कंपाउंड आपको दे रहे हैं एक साथ। इस पौधे का 500 कंपाउंड है, लेकिन जब एलोपैथी करेंगे तो एक निकालेंगे। विनक्रिस्टिन निकाला, वो एलोपैथी हो गया, एक टैबलेट बना दिया, पोटेंसी बढ़ गई जी, लेकिन साइड इफेक्ट भी बढ़ गया। और यहाँ क्या है कि काढ़ा पिला तो विनक्रिस्टिन की मात्रा कम गई। अगर हम 1 किलो पत्ती का आपको रस पिला दें तो 1 कैप्सूल के बराबर हो जाएगा, वही प्रभाव आ जाएगा। तो टॉक्सिसिटी भी आ जाएगी और पोटेंसी भी बढ़ जाएगी। फिर हमने क्या कहा कि थोड़ा थोड़ा खिलाओ जिससे टॉक्सिसिटी न हो और रोग भी ठीक हो जाए। यही वैज्ञानिकीकरण है। गुरुदेव, आज की जीवन शैली में सबसे सामान्य स्वास्थ्य दोष क्या है और उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, शरीर में रोग क्यों होता है? शरीर में रोग होता है टॉक्सिन्स के एक्युमुलेशन के कारण। जो वात पित्त कफ है ना, उसी का कॉम्बिनेशन इम्बैलेंस हुआ तो विष को इकट्ठा करता है, उसको आम कहते हैं, आम दोष कहते हैं। आम मतलब टॉक्सिन, और आम कब इकट्ठा होता है? जब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस मतलब क्रिया जो हो रही है, तो साइकिल है, क्रिया शरीर फिजियोलॉजी, वो डिस्टर्ब हो गई। तो साइकिल जो है, फिजियोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हुई। सबसे इंपॉर्टेंट पाचन कुमार, जठराग्नि कहते हैं, जिसकी अग्नि ठीक है। अग्नि चिकित्सा इति काय चिकित्सा, पूरे काया की चिकित्सा अगर करनी हो तो अग्नि की चिकित्सा करो। 13 प्रकार की अग्नियां हैं, उसमें जठराग्नि मुख्य अग्नि है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है, उसी प्रकार के 13 अग्नियों में जठराग्नि जो पाचन शक्ति है वही मुख्य। और यही कह दिया चरक ने कि अग्नि चिकित्सा इति काय चिकित्सा, पूरे शरीर में कहीं भी रोग, फुंसी भी हो रही है तो उसका कारण पेट से जोड़ दिया। ये नहीं कि कॉन्स्टिपेशन डायरिया है तभी आपका पेट खराब है। अगर बढ़ गया है तो पाचन से ठीक हो, विरेचन से ठीक हो। तो आयुर्वेद ने क्या कहा कि दोषों को निकालो, तो उसके लिए एक अलग थेरेपी बनाई, शोधन विधि जी, पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा क्या है? वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, 5 प्रोसीजर्स हैं। उससे आपके शरीर को हम लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं।
विरेचन मतलब क्या हुआ, लूज मोशन करा के पेट साफ कर दिया। बस्ती मतलब नीचे से एनल रूट से आपको दवाई दिया, लार्ज इंटेस्टाइन को साफ भी किया, और दवा मात्रा बस्ती और वासन बस्ती, 2 बस्ती। तो ज्यादा पानी दे दिया 2 लीटर, पूरा पेट साफ कर दिया, इंटेस्टाइनल क्लीनिंग। 25 ml 50 ml दिया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया। हमारे यहाँ बताया था ना आपको, इंजेक्शन नहीं था जी मेरे यहाँ बस्ती था, इंट्रावेनस की जगह क्विक एक्शन, जी एनल से रेक्टम से दे दिया दवाई, तुरंत प्रभाव हो गया। वहां इंट्रावेनस लगा देते हैं, खून नस में पानी चढ़ा देते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं चढ़ाते, बस्ती दे देते। और वमन कफ जो है, इसके ऊपर कफ है, यहाँ से यहाँ तक नाभि तक पित्त है, और नाभि से नीचे वात है। और वात के 80 रोग हैं, 80 रोग, हाँ, पित्त के 40 रोग, कफ के 20 रोग, कुल मिला के 140 रोग। आप समझे? तो इन हमारे यहाँ वात पित्त कफ के से ही सब रोगों को जोड़ दिया। अब 80 सिम्टम के लिए एलोपैथी में 80 दवाएं हैं, 80 स्पेशलिटी है, 80 प्रकार के डॉक्टर हैं, 80 प्रकार की दवा है। अब एक रोगी कहाँ कहाँ घूमेगा? जी मेरे आया आयुर्वेद में, तो उन्होंने वात कर दिया, ये सब वात व्याधि के सिम्टम है, वात को ठीक कर। तो सबसे अधिक रोग वात का है, और वात के कारण जो है पित्त जो और कफ को मूवमेंट कराता है, इसलिए वात को सबसे प्रधान है। तो ये आम को निकालना शरीर से, यही मुख्य जो है चिकित्सा का, इसलिए पंचकर्म को ले आया। आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि आज की जीवन शैली में, हाँ, जीवन शैली में तो एक तो यह है कि आपको जो साइकोसोमैटिक बताया, मन और शरीर को बैलेंस बनाए रखिए जी, एक्सेस यूज, प्रज्ञापराध, ये सब मत करिए, और जो ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, इसको फॉलो करिए। क्यों? इसी से बात पित्त कब गड़बड़ होता है। अगर आप दिनचर्या की बात करें तो सुबह मतलब प्रातः 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात करना है। 6 बजे उठते हैं आप, तो आप शौच हो जाते हैं, तो वात रहता है, वो मूवमेंट कराता है, अपान वायु कराता है, सब कराता है। जिसका गड़बड़ रहेगा उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और फिर 6 से 10 कफ का टाइम, जैसे कसरत करना है, अब रात को उठते ही कसरत मत करने लगी, 6 से 10 कसरत करिए। उठते ही खाना मत खाने लगी, ब्रेकफास्ट का कल्चर आ गया, 8 बजे लोग ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं, स्कूल जाना है बच्चों को, हम लोग खिला दे रहे हैं, 10 बजे खाना खाए। और 10 से 2 जो है पाचन शक्ति सबसे अधिक होती है। 10 से 2, 10 से 11 12 बजे लंच होता ही है, उसी टाइम में खा लीजिए। और फिर 2 से 6 जो है फिर वात का टाइम आया, फिर कसरत। अरे 2 से 6 के बाद 6 से उसमें जब कफ बढ़ेगा तो कफ ज्यादा न बढ़ने पावे, इसलिए कसरत कराते। तो 4 बजे से लोग देखिए, लोग शाम को शिवाजी हाल में जाने लगते जी, 6-7 बजे तक पूरी भीड़ रहती, जिम में भी जी। उसी तरह सुबह भी। दिस इज द टाइम, योगा, कसरत, वो वात पित्त कफ से लिंक है। अगर वही काम आप गलत समय में करेंगे तो दुष्प्रभाव पड़ेगा। सही समय में, इसका ज्ञान आयुर्वेद वालों को है, मॉडर्न को नहीं जी। वो कहेगा कि विटामिन खाओ, विटामिन कब खाओ, सुबह खाओ कि शाम को खाओ, उसका अलग है जी। तो अगर आप ये दिनचर्या ऋतुचर्या जो है, अच्छा सीजन में, हर सीजन में क्या खाना है, ये आयुर्वेद में लिखा है कि सीजनल चीज खाओ जी। जैसे बरसात में जो हो रहा है, इसमें से क्या कहते हैं उसको, दिवाली तक होगा सूरन, तो सूरन खाइए। इसमें पालक वालक मना है, तो जो चीजें सीजन में हो रही हैं उन चीजों को खाइए। अब आलू हम लोग 12 महीना खा रहे हैं, गलत है ना। आलू तो जाड़े में होता है, अगहन में, तो आलू खाओ। गुड़ इसमें जब होता है, उसमें गन्ना पेराई होती है। अब 12 महीना जब खाओगे तो रोग हो ही नहीं जाएगा। तो आहार एज पर सीजन, व्यवहार एज पर सीजन, और डेली रिदम और सीजनल रिदम, दोनों रिदम है, साइकिल चल रही है। यद पिंडे तद ब्रह्मांड है। तो जो कॉस्मॉस है, माइक्रो कॉस्मॉस मेरे शरीर में है और मैक्रो कॉस्मॉस बाहर है, उस दोनों के समन्वय को आप बनाए रखेंगे तो रोग नहीं होगा। इसका ज्ञान आयुर्वेद वालों को, यही कॉम्प्लीमेंट्री है। एलोपैथी के डॉक्टर को अगर ये ज्ञान हो जाए जी, नहीं हो रहा है, तो वो आयुर्वेद वालों से पूछ के अपने रोगी को सलाह करवा दे
गुरुदेव, वो कौन सी आयुर्वेदिक उपाय है जिन्हें हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में शामिल कर सकता है? पहला तो बताया ना, जठराग्नि को कंट्रोल करिए, खाने का टाइम ठीक रखिए, कब खाना है, हर 4 घंटा गैप हो जी। 2 भोजन के बीच में, अच्छा। तो अति उत्तम है। 2 घंटा से कम अगर गैप है तो रोग का कारण। जैसे अभी आप खाए हमारे यहाँ, अभी आप बाहर गए फिर समोसा खा लिए, रात में मेस में गए फिर खा लिए, हर 2-2 घंटे पे खा ले रहे हैं आप, रोग का कारण। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। तो इन तीनों को आपको मेंटेन करना। आहार ने बता दिया कि 10 से 2 दोपहर में, और शाम को सोने के 2 घंटा पहले भोजन होना चाहिए, और 10 से 2 रात में जो है कुछ नहीं खाना है। दिन में 10 से 2 खाना है और रात में नहीं खाना। क्यों? क्योंकि लीवर जो है उसके 15-16 फंक्शंस हैं, तो उसका एक काम है पाचन, एक काम है प्यूरिफिकेशन। वो रात में सफाई करता है। देखिए नगर निगम वाले रात में झाड़ू लगाते हैं, दिन में आप लोग पूरा गंदा करते हैं खा पी के। तो जो सुबह है वो पाचन का काम करता है 10 से 2। अगर रात में आप खा लिए, आजकल जोमेटो कल्चर आ गया है, फोन कर दिया, रात में पहुंचा दिया, आप रात भर काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, भूख लग जाएगी तो आप खाना खा लेंगे, खाएंगे तो रोग होगा। तो रात में 10 से 2 कुछ नहीं खाना चाहिए किसी भी हाल में, और सोने के 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए, 10 बजे तक सो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, भूख लग जाएगी। तो 8 बजे खा लेना चाहिए, 7 बजे। जैन लोग तो 5 बजे खा लेते, तो 5 to 7 गदबेला के बाद, मतलब या तो गदबेला के पहले खा दीजिए या तो बाद खा लीजिए, बट नॉट वेरी लेट। एक तो ये कभी भोजन का समय और निद्रा के लिए प्रॉपर टाइम, प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अगर तो जल्दी सोना है, क्योंकि 7-8 घंटा सोना भी है जी। तो एनफ टाइम टू स्लीप, प्रॉपर टाइम टू ईट, एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सेंस ऑर्गन्स जो आपके हैं 5 जी, उनको कंट्रोल, यही स्वास्थ्य का कारण है। इसको हर आदमी को ज्ञान देना चाहिए, और हर आदमी यदि इसको एडॉप्ट कर ले, मॉडर्न टेक्नोक्रेट स्वस्थ रह सकते। गुरुदेव, बनारसी जीवन शैली जैसे कि खान पान, दिनचर्या में कौन ऐसे तत्व हैं जो स्वास्थ्य के लिए अद्वितीय माने जा सकते हैं? बनारसी ठाट स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब बनारसी ठाट क्या है जी, विस्तार से थोड़ा सा। अब ये तो आपको किसी बनारसी से पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया, बनारस कभी सोता ही नहीं। आप रात में चले जाइए जी, 2:30-3 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद फिर रात में 10-11 बजे शयन होता है जी। मंदिर खुला तो एक ग्रुप है जो वो मंदिर के पूजन सामग्री सफाई में लग गया जी। 6 बजा दूसरा ग्रुप आ गया, ठहाका मार रहा है, चाय पी रहा है, प्रचलन। फिर दोपहर में लोग काम किए, शाम हुई 5 बजे ठंडा ही पीने लगे जी। ठंडे में थोड़ा सा भांग भी डाल दिया। काशी में तो भांग बड़ा पॉपुलर है जी। लेकिन एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। नशा हो गया तो रोग हो गया। बैलेंस में है बड़े आदमी की तरह। तो अब शाम हुई, शाम को लोग यहाँ पे जलजीरा खाते हैं, बनारसी कल्चर देखिए जी। हम एक बार पक्का महाल में गए थे चौखंबा, तो गली में तमाम लेडीज घर से निकल के गोलगप्पा बेच रही थी। व्हाट इज दिस कल्चर? तो बनारसी कल्चर जो है वो चौखंबा नहीं, हम लोग तो मॉडर्न हो गए। आप रहते हैं बनारस में, यू आर नॉट लिविंग बनारस, लिव द बनारस कल्चर, दैट इज द बनारस। तो आप देखिए, सुबह उठे जलेबी कचौड़ी खाए, 2 टुक खा लिए, 12 बजे तक आपका नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट। 12 से 2 भोजन कर ली, 11 बजे खा ली, ऑफिस जाने के पहले पूरा आपका टाइम अग्नि हाईएस्ट है जी। फिर शाम को आए, भूजा खा लिए, थोड़ा सा वो गंगा किनारे गए, थोड़ा सा ठंडाई भांग भी हो गया। 8 बजे भोजन करके सो गए, फिर सुबह उठे, फिर पूजा पाठ में लग गए। तो जो प्रज्ञा है उसको आपने मेंटेन किया जी।
बाय योर लाइफ स्टाइल। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी। समय से खाना, जैसे आप खा रहे हैं रोज तो उसी समय खा रहे हैं तो बॉडी एडजस्ट कर जाती है। जब बॉडी एडजस्ट कर जाएगी फिर उसको रोज आप कंफ्यूज मत करिए बदल बदल के, हो गए आप स्वस्थ हो गए। तो बनारसी कल्चर में जो आपने कहा, यहाँ का खान पान और रहन सहन और जो धार्मिक प्रवृत्ति जी, जो साइकोसोमेटिक बोला वो यही है। हर आदमी शिवमय है यहाँ पे। शिवमय मतलब क्या होता है? अगर शिव का आप वो पढ़िए जी, पूरा शिव पुराण देखिए, शिव तांडव को सुनिए, यू विल रियलाइज कि विष्णु है, शिव है, इनका जो जीवन है कैसे है। और आदमी रामय अधारा है कलयुग में, कभी में केवल नाम आधार। नाम अधारा। जी। तो भगवान राम का जो स्मरण करते हैं यहाँ लोग, नमः शिवाय करते हैं, जी। राम सिया राम कहते हैं, हर आदमी तो उससे मन जो है बैलेंस है, ट्रंक्विलिटी में, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। एंजाइटी कब नहीं होगी? जब आप संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट कब होंगे? जब आपकी इच्छाएं कम होंगी। इच्छाएं कब कम होंगी? जब आप राम में हो जाए, शिव में हो जाए। यही तो शिव है काशी की नगरी का। क्यों गलत कर रहा है? जी जी। ये आप युवाओं को आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश के लिए क्या संदेश देना चाहें? पहला तो मेरा तरफ से थंब रूल ये है, रिस्पेक्ट ईच अदर। आयुर्वेद पढ़ो या एलोपैथी, जी दूसरे के एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एडमिशन तो मेरिट के आधार पे होगा जी। क्योंकि दोनों की परीक्षा एक होती है। अगर आप आयुर्वेद पढ़ लिए तो अपने में सुपीरियरिटी का भाव रखें। जी। अपने को इंफीरियर मत समझो। इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी का जो द्वंद है वो ऐसे नहीं खत्म होगा, नॉलेज से खत्म। आयुर्वेद को ठीक से पढ़ो जी। और आयुर्वेद को पूरी प्रैक्टिस करो, पूरा अष्टांग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करो, जिसमें हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि चिकित्सा के पहले शरीर शोधन जरूरी है। अब लोग कोई पंचकर्म कराता ही नहीं जी। आयुर्वेद का भी आदमी पंचकर्म लिखा है, सीधी दवा लिख देता है। शोधन करो फिर चिकित्सा करो। अपने नॉलेज को डीपली पढ़ो आयुर्वेद और अष्टांग आयुर्वेद और 3 कॉजेज ऑफ डिजीज और दिनचर्या और ऋतुचर्या, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कोई कंपटीशन नहीं और स्काई इज द लिमिट फॉर एनी आयुर्वेदिक ग्रेजुएट। यही मेरा टेक होम मैसेज है आयुर्वेद के छात्रों की। और मॉडर्न के जो लोग हैं, चूंकि हम बायोकेमिस्ट हैं, हम उनकी लिमिटेशन जानते हैं जी। वो कह देते हैं भैया ये हमसे नहीं ठीक होगा तो उस डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, उस रेफर कर देते हैं। जी। आयुर्वेद में रेफरल का कॉन्सेप्ट नहीं। एक बार रोगी आ गया तो पकड़े रहेंगे, अरे इसको रेफर कर दो कि नहीं ठीक है तुम्हारा इन्फेक्शन है, तुम चले जाओ मॉडर्न में, जाके एंटीबायोटिक लिखवा दो उनसे। हम तो एंटीबायोटिक लिखे, जब हमको नहीं है मना, इंट्रावेनस लगाना है, लू लग गया है तो जाओ वहां लगवा लो ड्रिप। जी। यू शुड हैव कैपेसिटी टू रेफर ऑनेस्टली। जी। उसको ब्लैकमेल मत करो पेशेंट को, और अपने विद्या को बढ़ाओ और विश्वास रखो। अब जैसे मेरा बेटा कार्डियोलॉजी में है यहाँ पे, डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर है आईएमएस में, वैद्य सुशील कुमार दुबे है आयुर्वेद, दोनों लोग मिल के प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अच्छा। फिर महाकसाय एक दवा है आयुर्वेद की, इसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है एलोपैथी में। जी। तो जांच एलोपैथी के मेथड से हो रही है और चिकित्सा आयुर्वेद की जा रही है। एक एलोपैथी का डॉक्टर तो अपना कार्डिक इको करेगा, ईसीजी करेगा, एंजियोग्राफी करेगा, एंजियोप्लास्टी करेगा, जी। लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा हो रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि नहीं है, ये तो रिसर्च है। तो प्रॉपर कोलैबोरेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, वेरी ऑनेस्ट। गुरुदेव, आज के शोधकर्ता आयुर्वेद में किन क्षेत्रों पर ध्यान दे जहां बड़ी संभावनाएं हैं? बताया ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा इज द मेन प्रॉब्लम। ओबेसिटी जो है जी। उसी से ब्लड प्रेशर है, उसी से डायबिटीज है, उसी से हृदय रोग है, उसी से कैंसर। तो मोटापा को अगर मैनेज कर दिया आपने जी, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और दूसरी भाषा में कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीजेस, एनसीडीज। इसी में बहुत संभावना है आयुर्वेद के शोध की भी
आयुर्वेद की प्रैक्टिस की। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को एक ऐसी बात बताएं जो आपके चिकित्सा साधना का मूल मंत्र रहा हो। मेरा मूल मंत्र एक ही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जी। आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयुर्वेद को प्रूव करना। आयुर्वेद इज नॉट ओनली मेडिसिन, इट इज ए मेडिसिन, डाइट एंड वे ऑफ लाइफ। तीनों को मिला के आयुर्वेद, इसलिए तीनों का वैज्ञानिकीकरण एलोपैथिक विधि से करना, विश्व पटल पे आयुर्वेद को पहुंचाना, यही उद्देश्य होना चाहिए। और इसी से विश्व को हम लोग कुछ दे सकते हैं और भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। नो कंपटीशन, क्योंकि आयुर्वेद वर्ल्ड में कहीं है नहीं सिवाय इंडिया के। जी। लेकिन प्रॉपर वे में आयुर्वेद को विकसित किया जाए, देश विकसित हो जाए, लीडरशिप आ जाएगी, जो मोदी जी कह रहे हैं। गुरुदेव, क्या घरेलू जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक शोध में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रही हैं? अरे बहुत ज्यादा। कुछ उदाहरण जैसे हल्दी बताया जी, हल्दी का बताया, एंटी कैंसर। मिर्चा खाते हैं, हरा मिर्चा, उसमें कैप्साइसिन होता है कंपाउंड, जो आपका एंटी इंफ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज, जो शोथ कहते हैं, वात जिसको कहा है, 80 रोगों का कारण तो शोथ। हम आप देखिए, आपके हम लोग कह रहे हैं कि सौंफ, धनिया, जीरा, इसका पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। इस पे इसके सबके कंपाउंड निकाल दिए गए हैं जो पेप्टिक अल्सर में बहुत काम करता है। परवल का जूस पिलाते हैं हम लोग, वो पेप्टिक अल्सर में जो एसिडिटी होती है, बहुत अच्छी दवा है। तो इस प्रकार से है। जो त्रिफला आपने कहा, तो त्रिफला का जो उसको मेन कंपाउंड है जी, वो वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो गया, उसकी एलोपैथी दवा बन गई है। इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग रोज मसाले में खा रहे हैं जी, उसका वैज्ञानिकीकरण हो चुका है। सबके रिसर्च पेपर छपे हुए हैं, आप गूगल करेंगे तो सबके कंपाउंड आ जाएंगे, जिस कंपाउंड के कारण वो गुण। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद पाटिल जी, आप खूब आगे बढ़िए और पूरे विश्व में इस अपने ट्रेडिशनल नॉलेज की ध्वजा को फहराते रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। तो आप लोग का सानिध्य मिल जा रहा है कि आगे चीजें चल रही हैं और बाबा विश्वनाथ की कृपा बना रहेगा। जय श्री राम।